फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है कि एक बच्चा है, उसका डार्क कलर का नैपी है और डार्क कलर का यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है और होमोजेनी स्टेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है, तो एल्कैप्टोनूरिया का सिनेरियो है। एल्कैप्टोनूरिया के अंदर डार्क कलर यूरिन या डार्क नैपी हो जाता है चाइल्ड का और साथ होमोजेनी स्टेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। सेकेंड एमसीक्यू में दिया हुआ है कि सेल अरेस्ट होते हैं डिप्लोटीन के अंदर और ये किस फेज़ का पार्ट होते हैं, तो ये प्रो फेज़ का पार्ट होता है। अब जो सेल साइकिल होता है ना, इसके दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक आपका एम फेज़ होता है। जो इंटरफेज होता है ना, उसके अंदर फर्दर डिवाइडेड होते हैं वो G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़, ठीक है, जिसको हम माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं। अब जो G1 फेज़ होता है ना, इसमें जो होती है ना वो सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्रोटीन्स ऑर्गेनेल्स की मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है, इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं, जो कि G1 फेज़ होता है। ये लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, इसमें 8 से 10 घंटे का फेज़ होता है और जो G1 फेज़ होता है उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं कि भाई डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ। सेकेंड फेज़ आता है, दैट इज़ S फेज़। S फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। जो साइटोटॉक्सिक और जो कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं वो S फेज़ के ऊपर ही एक्ट करती हैं और ये 5 से 6 घंटे का होता है। उसके बाद आता है G2 फेज़, ठीक है। G2 फेज़ जो होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। G2 मतलब ग्रोथ का अब सेकेंड ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये S फेज़ और M फेज़ के दरमियान में होता है और ये 3 से 4 घंटे का होता है। इसमें ये देखना होता है कि जो S फेज़ के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हुआ था वो नॉर्मली रेप्लिकेट हुआ भी था या नहीं हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास M फेज़। जो M फेज़ होता है वो सबसे छोटा फेज़ होता है। इसमें स्पिंडल्स की असेंबली होती है, अलाइनमेंट होती है। न्यूक्लियस जो है डिवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, वो जो है ना जेनेटिक मटेरियल आपका क्रोमेटिन होता है। और एम फेज़ जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है प्रो फेज़ में, प्रो मेटाफेज़ के अंदर, मेटाफेज़ में, एनाफेज़ में, टीलोफेज़ में और फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस होती है। अब जो प्रो फेज़ होता है ना, इसमें स्पिंडल फाइबर्स अपेयर होते हैं एज क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। सेंट्रियोल मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर और फर्स्ट क्रोमोसोम अपेयर होता है। क्रोमोसोम सबसे पहले अपेयर होते हैं प्रो फेज़ के अंदर। जो प्रो मेटाफेज़ होता है इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ और क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है। जो प्रो मेटाफेज़ होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर जाती है और प्रो मेटाफेज़ की स्टार्ट हो जाता है। जो मेटाफेज़ होता है इसमें क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अलाइन करते हैं। क्रोमोसोम की थिकनेस होती है, थिकेस्ट क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज़ के अंदर और मेटाफेज़ के अंदर जो है ना वो क्रोमोसोम्स की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है और कैरियोटाइपिंग भी मेटाफेज़ के अंदर होती है। उसके बाद जो एनाफेज़ होता है ना, इसमें डिवाइडेड होते हैं, क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव कर जाते हैं। एनाफेज़ के अंदर नॉन डिस्जंक्शन होती है। लास्ट में आता है टीलोफेज़। जो टीलोफेज़ होता है इसमें स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो जाते हैं, क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन हो जाती है। जो क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे वो आपके प्रोफेज़ में हो रहे थे और जो डीकंडेंस होते हैं वो टीलोफेज़ के अंदर होते हैं। कंप्लीट डिवीजन हो जाती है टीलोफेज़ के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो साइटोकाइनेसिस होती है इसमें साइटोप्लाज्म फिर अल्टीमेटली डिवाइड कर जाता है। जो सेल अरेस्ट करते हैं ना वो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज़ के अंदर सेल अरेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है एमसीक्यू कि जो फाइनल वुंड हीलिंग होती है वो किससे होती है, वो टाइप 1 कोलेजन से होती है। अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर टाइप 3 कोलेजन इन्वॉल्व होता है और जो फाइनल वुंड हीलिंग होती है उसके अंदर टाइप 1 कोलेजन इन्वॉल्व होता है। विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है वो ग्लूटाथायोन होता है। अब 5 एमसीक्यू में दिया हुआ है कौन सा ऐसा विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी जो होती है ना विटामिन B12 की तरह ही होती है और अगर किसी को बिलियरी ट्रैक्ट की डिजीज़ हो या अगर उसको लिवर की डिजीज़ हो तो उसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो विटामिन ई होता है ना, इसकी साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो विटामिन B12 वाले ही होते हैं, लेकिन ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं करता है। और लिवर डिजीज़ या बिलियरी ट्रैक्ट की डिजीज़ के अंदर भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेमोरी के लिए जो सबसे अच्छी गुड मेमोरी के लिए विटामिन B1 हमें चाहिए होता है। जो विटामिन B1 होता है इसको हम थायामीन कहते हैं और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है, जिसको वर्निक्स एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है और एटेक्सिया हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ड्राई बेरी भी होती है और वेट बेरी भी होती है। ड्राई बेरी के अंदर आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है, दोनों साइड्स के आपके मसल्स की वेस्टिंग होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है या फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। वेट बेरी के अंदर हार्ट इफेक्ट होता है, जिसमें हाई आउटपुट कार्डियक फेलर होगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है और एनलार्ज हार्ट होगा पेशेंट का, साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है और पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो सकता है क्योंकि उसको हाई आउटपुट कार्डियक फेलर हो रहा है। और जो विटामिन B1 होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें चाहिए होता है। गुड मेमोरी के लिए विटामिन B1 चाहिए होता है। अगर तो कोई अल्कोहलिक पेशेंट है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है तो उसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी। अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो गई तो भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। और जो विटामिन B1 का जो फुल सोर्स होता है वो हमें वीट से मिलता है और इसको हम मुहैया करते हैं ट्रांसक्रिप्टोलेज की एक्टिविटी से। तो जब ट्रांसक्रिप्टोलेज आरबीसीज के अंदर जो ट्रांसक्रिप्टोलेज होती है अगर उसकी एक्टिविटी लो होगी तो इसका मतलब है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है।
जो विटामिन B1 होता है वो पायरुवेट को कम करता है और लैक्टिक एसिड्स को ज़्यादा करता है। जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो पायरुवेट कम हो जाता है और लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। अब 7th MCQ में बताया हुआ है कि एंगुलर चिलोसिस या कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जो विटामिन B2 होता है जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से एंगुलर चिलोसिस या चिलोसिस जाती है, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है और मैग्नेटा टंग हो जाती है। मैग्नेटा टंग, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, चिलोसिस, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। चिलोसिस, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन, सीबोरिक डर्मेटाइटिस एंड मैग्नेटा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाउ हम सारे विटामिन की डेफिशिएंसीज करते हैं। जो विटामिन B1 था उसकी डेफिशिएंसी से ड्राई बेरी वेट बेरी हो रही थी और बर्निंग-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। ट्रांसक्रिप्टोलेज की एक्टिविटी को मुहैया करते हैं विटामिन B1 की एक्टिविटी को चेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद विटामिन B2 की डेफिशिएंसी जब होती है, जिसमें राइबोफ्लेविन जिसे हम कहते हैं, उसमें कॉर्निया की वैस्कुलराइजेशन हो जाती है, चिलोसिस होती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है या फिर मैग्नेटा टंग हो जाती है। अब विटामिन B3 जो बेसिकली नियासिन होता है उसकी डेफिशिएंसी से एक तो ये कि हार्ट नर्व डिजीज़ हो जाती है, CNS के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं और साथ पेशेंट को पेलेग्रा हो जाता है जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया हो जाता है और कॉलर रैश की तरह का नेकलेस के ऊपर नेकलेस या फिर कॉलर लाइक रैश हो जाता है डर्मेटाइटिस में जब विटामिन B3 की या नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। और अगर विटामिन B3 की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेशेंट को कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है। विटामिन B3 नियासिन को हम हाइपरलिपिडेमियाज और डिसलिपिडेमियाज को ट्रीट करने के लिए देते हैं। हाइपरलिपिडेमियाज डिसलिपिडेमियाज को ट्रीट करने के लिए विटामिन B3 को देंगे। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से CNS डिफेक्ट्स भी आते हैं, हार्ट नर्व डिजीज़ भी होती है और पेलेग्रा भी होता है जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया होता है और अगर सीवियर डेफिशिएंसी होगी तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। अब जो विटामिन B5 होता है ना, ये को फैक्टर के तौर पे चाहिए होता है, इसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये को फैक्टर के तौर पे चाहिए होता है कोई एंजाइम्स ए के लिए, ठीक है। कोई एंजाइम ए का जो को फैक्टर होता है या कोई एंजाइम ए की सिंथेसिस के लिए हमें विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड चाहिए होता है और जब विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट को डर्मेटाइटिस और एलोपेशिया हो जाता है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, या एलोपेशिया या डर्मेटाइटिस हो जाता है। उसके बाद आता है विटामिन B6। जो विटामिन B6 होता है इसको पैराडॉक्सिन कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, पेशेंट को कन्वर्जेंस होते हैं और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये ट्रांसमिशन कराता है एलेनिन और एस्पार्टेट की। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस और एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस में इसे यूज़ करती हैं एज अ कोफैक्टर, ठीक है। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस होती है ना, जिसमें ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज विटामिन B6 को कोफैक्टर के तौर पर यूज़ करती हैं और ALT और AST की ट्रांसएमिनेशन के लिए भी कोफैक्टर के तौर पर विटामिन B6 चाहिए होता है। जो विटामिन B6 होता है इसकी डेफिशिएंसी से एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, पेशेंट को कन्वर्जेंस होते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये एलेनिन और एस्पार्टेट की ट्रांसमिशन कराता है। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज को विटामिन B6 चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर और एलेनिन ट्रांसएमिनेसेस और AST और ALT इन दोनों की ट्रांसएमिनेशन के लिए भी हमें जो है विटामिन B6 चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर। उसके बाद आता है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से जो है ना वो एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी हो रही है, ठीक है। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी हो रही है, डर्मेटाइटिस भी होता है और एलोपेशिया भी होता है। आता है विटामिन B7। विटामिन B7 जो होता है इसको हम बायोटिन कहते हैं। ये बाइंड करता है एविडिन के साथ जो कि एग्स के अंदर होती है और साथ ये 1 कार्बन कैरियर होता है, ठीक है। 1 कार्बन को जो कैरी करता है विटामिन B7। विटामिन B7 जो होता है वो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स की जो ऑक्सीडेशन होती है या फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है उसमें को फैक्टर के तौर पे विटामिन B7 चाहिए होता है। डाइटरी फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए विटामिन B7 चाहिए होता है। ये 1 कार्बन कैरियर होता है। विटामिन B7 1 कार्बन का कैरियर होता है और ये बाइंड करता है एविडिन के साथ जो कि एग के अंदर होती है। ये प्रिकर्सर होता है टू द कैरियर ऑफ 1 कार्बन फ्रेगमेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो 1 कार्बन फ्रेगमेंट होता है उसका ये कैरियर होता है ऑक्सीडेशन के वेरियस लेवल्स के ऊपर और ये फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर एज अ को फैक्टर के तौर पे रिक्वायर्ड होता है। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं और ये 1 कार्बन कैरियर होता है। उसके बाद आता है विटामिन B7 की अगर इसका लिवर के मेटाबॉलिज्म में रोल होता है या फिर आपके जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की डाइटरी फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन में इसका रोल होता है। उसके बाद आता है विटामिन B9। जो विटामिन B9 होता है इसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं और फॉलेट कहते हैं। ये 1 कार्बन ट्रांसफ़र करता है। जो 1 कार्बन कैरियर था वो विटामिन B7 बायोटिन है और जो 1 कार्बन ट्रांसफ़र करता है दैट इज़ फॉलेट और विटामिन B9। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है, ये जजनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है और अल्कोहलिक वाले पेशेंट्स के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर विटामिन B9 या फॉलिक
एसिड के लेवल्स कम हो जाते हैं, फॉलेट के लेवल्स कम हो जाते हैं। जब विटामिन B9 की या फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आपको मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और प्रेग्नेंट फीमेल होगी और वो सप्लीमेंट्स नहीं ले रही थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ही जो है वो पेशेंट को स्पाइना बाइफिडा डेवलप हो जाता है, जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके टफ्ट ऑफ हेयर होंगे एट द बैक ऑफ द बेबी। मदर ने जो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ली थी, कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए थे, लेकिन फ्रूट्स उसने नहीं लिए थे। जो फ्रूट्स नहीं लेगा, वेजिटेबल्स नहीं लेगा, तो उसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है और स्पाइना बाइफिडा डेवलप हो सकता है। अब इसकी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं। मेनिंजोसिल मेनिंजोमायोसिल भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जो विटामिन B12 होता है ये कोबालामिन होता है, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट्स को हम विटामिन B12 देते हैं। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उन लोगों के अंदर होती है जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स नहीं खाते, जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, जो कि मीट वगैरह नहीं खाते हैं। मीट ना खाने की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन B12 का जो कैरियर फैक्टर होता है ना, वो ट्रांसकोबालामिन 2 होता है, ठीक है। जो इसके ट्रांसपोर्ट करता है वो ट्रांसकोबालामिन 2 की फॉर्म में विटामिन B2 की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और जो लार्ज रिजर्व पूल होता है 3 से 4 साल तक आपके लिवर के अंदर स्टोर रहता है विटामिन B12 के लेवल्स। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी ना, तो एक तो पेशेंट को मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। साथ इसमें आपके अगर किसी की परमानेंट गैस्ट्रिक रिसेक्शन कराई हो, अगर स्टमक को रिमूव करा दिया हो, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है, नर्व्स का डैमेज होगा, और ये आइज़ को अफेक्ट करता है तो ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कराता है। होमोसिस्टीनीमिया हो जाता है, और होमोसिस्टीन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर होमोसिस्टीन के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, होमोसिस्टीनीमिया होता है। और प्रेग्नेंट लेडी अगर सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स लेगी तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती है, प्रोटीन और लाइजीन की इफेक्ट हो जाती है। जो विटामिन C होता है ना, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। पुअर वुंड हीलिंग होती है अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है, जिसमें आपके स्वोलन गम्स हो जाते हैं, गम से ब्लीडिंग होती है। और वो लोग जो फ़िश ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं उनमें विटामिन C की डेफिशिएंसी होती है। वुंड हीलिंग डिलेड हो जाती है, और ये हाइड्रोक्सिलेशन कराता है प्रोलीन और लाइजिन की कोलेजन सिंथेसिस के अंदर। अगर तो विटामिन C की डेफिशिएंसी होगी तो कोलेजन की सिंथेसिस सही नहीं होती है और डिलेड वुंड हीलिंग हो जाती है। और बोन की रीजनरेशन के अंदर भी हेल्प करता है। और साथ विटामिन C की अगर डेफिशिएंसी होगी ना, तो पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग होती है, गम्स स्वेल कर जाते हैं, गम्स ब्लीडिंग होती है, और इवन हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। और मदर मिल्क के अंदर विटामिन C डेफिशिएंट होता है। जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो 38 ATP बनाता है। टोटल ATP जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनती है वो 38 ATPs हैं। अब दो तरह से मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, एक एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है और एक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। अब जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है 1 ग्लूकोज का, वो उसमें मैलेट एस्पार्टेट शटल होती है जो हार्ट और लिवर के अंदर होती है, और वो 32 ATP को प्रोड्यूस करती है। जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है 1 ग्लूकोज का, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से होती है, जो स्केलेटल मसल्स के अंदर होती है, उससे 30 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। और जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उससे 2 ATP बनती हैं। और आर्सेनिक की पॉइजनिंग से ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना, 0 ATP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग होगी तो आर्सेनिक की वजह से जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसके अंदर कोई ATP नहीं बनती है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो हार्ट और लिवर के अंदर होता है, जिसके अंदर मैलेट एस्पार्टेट शटल मैस शटल इन्वॉल्व होती है, उससे 32 ATP बनती हैं। जो स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लूकोज 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को यूज़ करते हुए, G3P को यूज़ करते हुए, जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, उससे 30 ATP बनती हैं। और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से, जिसमें ग्लूकोज की जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उससे 2 ATP बनती हैं। और आर्सेनिक की अगर पॉइजनिंग होगी तो कोई भी ATP नहीं बनती है ग्लाइकोलिसिस से। 10 MCQ में दिया हुआ लाइपोप्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जिसके अंदर टैग्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होते हैं, सेकंड पे VLDL के अंदर, थर्ड पे जो है ना वो काइलोमाइक्रॉन्स के रेमनेंट्स, एंड फोर्थ पे LDL के अंदर।
कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा एलडीएल के अंदर होता है, इसे कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें लाइपोप्रोटीन्स कम होती हैं, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है। फिर वीएलडीएल के अंदर, फिर एचडीएल में, फिर काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर। काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे कम होता है। अब जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो एचडीएल के अंदर होती हैं, फिर एलडीएल में, फिर वीएलडीएल में और फिर काइलोमाइक्रॉन्स में। काइलोमाइक्रॉन्स में प्रोटीन्स भी कम है, काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, लेकिन टैग सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होते हैं। टैग सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स में प्रोटीन्स भी कम है और कोलेस्ट्रॉल भी कम है। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा एलडीएल के अंदर होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा एचडीएल के अंदर होती हैं और टैग सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होते हैं। जो हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होती है वो हमें फैट से मिलती है, ठीक है। फैट्स 9 किलो कैलोरीज देते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों 4 किलो कैलोरीज देती हैं, और जो अल्कोहल होता है वो 7 किलो कैलोरीज देता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें कैलोरीज मिलती हैं वो हमें फ़ैट से मिलती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं लिवर के अंदर। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो लिवर होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे लिवर के अंदर बनती हैं। पेशेंट आया, आपने वेट मॉनिटरिंग करनी है, तो वेट मॉनिटरिंग के लिए जो बेस्ट एडवाइस देंगे उसे कहेंगे कि वो अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करेगा, पर्सनल मॉनिटरिंग करेगा। 14 MCQ दिया हुआ है कि एक फ़ीमेल थी, वो सप्लीमेंट्स ले रही थी, उसको डाइटरी डेफिशिएंसी के लिए वो सप्लीमेंट्स ले रही थी। कुछ टाइम के बाद उसको ड्राई माउथ डेवलप हो गया, बोन की हाइपर ऑस्टियोसिस डेवलप हो गई, पैपिलेडीमा डेवलप हो गया, नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है, तो विटामिन ए की इंक्रीज़ होगी। जब विटामिन ए आप बहुत ज़्यादा लेते हो ना तो उससे हाइपरस्टोसिस डेवलप हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है, बोन की हाइपरस्टोसिस ऑस्टियोसिस डेवलप हो जाती है, पैपिलेडीमा हो जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग भी साथ होती है। जो विटामिन ए होता है ना, इसको हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। विटामिन ए इसलिए आपने प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेना होता है क्योंकि टेराटोजेनिक होता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कराता है जो विटामिन ए होता है। और विटामिन ए जो होता है ना, एपिथेलियम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ये मेटाप्लेजिया को प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से स्क्वामस मेटाप्लेजिया नहीं होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाएगा। और विटामिन ए जो होता है एपिथेलियम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपको अंधेरे में नहीं देखा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है, कॉर्निया की डीजनरेशन हो जाती है, बिटॉट स्पॉट्स मिलते हैं। जो रेटिनोइक एसिड होता है, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोगे तो जो बेबी डिलीवर होगा उसका क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, उसको कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट लेता है तो उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाइपर कैराटोसिस होती है। और अगर आप बहुत अरसे तक क्रॉनिक विटामिन ए की अगर हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाएगी तो पेशेंट को हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो जाती है। और बहुत अरसे तक जो लोग पैराफिन को यूज़ करते हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ पैराफिन से भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये जर्मिनल एपिथेलियम को या फिर जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और मेटाप्लेजिया से प्रिवेंट करता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए होता है वो हमें कैरेट्स में मिलता है, और जो विटामिन B1 था वो हमें वीट से मिल रहा था। जो अर्लीस्ट साइन इसकी डेफिशिएंसी का वो कंजक्टिवल जीरोसिस होती है। विटामिन ए रेटिना के अंदर रेटिनल की फॉर्म में होता है, और विटामिन ए अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कराते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी से पेशेंट को ड्राई माउथ हो सकता है, बोन की हाइपर ऑस्टियोसिस हो सकती है, पैपिलेडीमा डेवलप हो सकता है और नोजिया और वॉमिटिंग होगी। 15 MCQ में दिया हुआ है, इन मेटाप्लेजिया इफ क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली। अगर तो ट्रांसवर्सली क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे तो हमें आइसोक्रोमोसोम मिलेंगे, अगर ट्रांसवर्सली क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे तो हमें आइसोक्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, एक मेलनरिश चाइल्ड था, उसकी मल्टीपल एक्सट्रैक्टेड टीथ हैं, और रेडियोग्राफी जब आपने चेक की तो स्कैन्स वर नॉट सजेस्टिव ऑफ हिज एज कैलकुलेशन, हाउ विल यू असेस, ठीक है। हाइट और वेट रेशियो से हम उसकी एज को कैलकुलेट करेंगे। तो एज कैलकुलेशन के लिए हम हाइट और वेट रेशियो लेते हैं कि हाइट और वेट का क्या रेशियो है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके टीथ निकले में हम एज कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर उसके हाइट और वेट से हम एज कैलकुलेट करेंगे। 17 MCQ में दिया हुआ है, एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए विटामिन B12 देते हो, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, और डायबिटीज़ के अंदर भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो ड्रग ऑफ चॉइस डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर होती है, उसमें हम विटामिन B12 देते हैं। 18 में दिया हुआ एक पेशेंट है, उसको एनीमिया है, उसका रिस्ट ड्रॉप हो गया, साथ उसको कॉन्स्टिपेशन है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो लेड की पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही हो, साथ उसका रिस्ट ड्रॉप हुआ है, मतलब नर्व्स उसकी डैमेज हो गई, तो इसलिए वजह से उसका रिस्ट ड्रॉप हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एनीमिया लेड की पॉइजनिंग के अंदर होता है। 19 MCQ में दिया हुआ था कि अगर तो इफ़ 5 M कोलेस्ट्रोल रिड्यूस्ड, ठीक है, अगर आप 5 M कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है तो देन द डाइट हाउ मच चांस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ रिड्यूस, ठीक है। अगर तो कोलेस्ट्रोल आपको 5 टाइम्स कम करोगे तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो होती है 25 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर आप 5 M कोलेस्ट्रोल कम करोगे, 5 यूनिट्स कोलेस्ट्रोल के कम करोगे तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस 25 गुना कम हो जाते हैं, 25 टाइम्स कम हो जाते हैं। अब एक पेशेंट था,
विद यूरोपोरफायरिन 1 उसके यूरिन के अंदर आ रहा है, डायग्नोज हुआ कि उसको कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है। कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के अंदर कौन सी एंजाइम डेफिशिएंट होती है? पोरफायरिनोजिन 3 सिंथेटेज डेफिशिएंट होती है। नेक्स्ट MCQ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होती है। ग्लूकोज के लेवल बिटवीन मील जो मेंटेन होते हैं वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से मेंटेन होते हैं या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से मेंटेन होते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो लिवर के अंदर होती है वो हमारे खाने के दौरान हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है और खाने के बाद ग्लाइकोलिसिस मेंटेन करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कोलिसिस्टोकाइनिन फैट रिच मील की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा कराता है और फैट रिच मील की डाइजेशन भी कराता है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो होगा फैट रिच मील की एब्जॉर्प्शन भी कराएगा, फैट रिच मील की डाइजेशन भी कराता है। लेंस के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। अब 25 MCQ में दिया हुआ है, एक 2 साल का बच्चा है, उसका थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट डिक्रीज हुआ है ब्लड शुगर लेवल और साथ उसकी लिवर जो है वो एनलार्ज हुआ है और वॉन जर की डिजीज़ डायग्नोज हुई थी। तो उसको हम एडवाइस क्या करेंगे? एडवाइस आपने ये करना है कि वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेगा, इनटेक करेगा कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में वो ग्लूकोज लेगा या ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स लेगा हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को अवॉइड करेगा क्योंकि वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं आपके ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स के अंदर और फिर इसकी वजह से उसका लैक्टेट ज़्यादा बनेगा और ऑलरेडी जो होता है ना वो वॉन जर की डिजीज़ के अंदर लैक्टेट के लेवल ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि वो ग्लूकोज पॉलीमर्स या ग्लूकोज वाली डाइट ज़्यादा लेगा लेकिन ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज वाली डाइट को अवॉइड करेगा। हेल्दी स्किन के अंदर टाइप 1 और टाइप 3 कॉलेजन होता है। जो टाइप 1 कॉलेजन होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज बोन टेंडन्स फेशिया और स्किन के अंदर होता है। जो टाइप 2 कॉलेजन होता है वो इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज के अंदर होता है, विट्रियस बॉडी के अंदर होता है। जो टाइप 3 कॉलेजन होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, रेटिकुलन के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। और जो टाइप 4 कॉलेजन होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और लेंस में होता है। अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर टाइप 3 कॉलेजन होता है और लेट वुंड हीलिंग या जो फाइनल वुंड हीलिंग होती है जिसमें वुंड की स्ट्रेंथ आती है वो टाइप 1 कॉलेजन से आती है। जो टाइप 1 कॉलेजन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपकी बोन्स के अंदर होगा, टेंडन के अंदर होगा, कार्टिलेज फेशिया के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। जो टाइप 2 कॉलेजन होता है वो इलास्टिक टिश्यूज़ के अंदर होता है, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर होता है, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर, विट्रियस बॉडी के अंदर होता है। जो टाइप 3 कॉलेजन होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, यूट्रस के अंदर होगा, रेटिकुलन के अंदर और स्किन के अंदर। टाइप 3 भी है, स्किन के अंदर टाइप 1 भी है, इसलिए हीलिंग में टाइप 3 भी होता है और टाइप 1 भी होता है जब वुंड हीलिंग होती है। जो टाइप 4 कॉलेजन होता है वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और लेंस के अंदर होता है। तो जो हेल्दी स्किन होती है उसके अंदर जो है वो टाइप 1 कॉलेजन भी होता है और टाइप 3 कॉलेजन भी होता है। 27 MCQ दिया हुआ है कि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइंस जो सेम इंडिविजुअल्स के अंदर में मिलती हैं, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम मोइशिज्म कहते हैं। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइंस अगर आपको एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर मिल रही हैं तो दैट इज़ मोइशिज्म। 28 MCQ के अंदर के मायोकार्डियम की इंजरी हुई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ और हाइपोक्सिया की स्टेट हमें मिली है, तो उसमें क्या होगी? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ही होगी, ठीक है। और हाइपोक्सिया में क्या होगा? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो BMI बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन कौन से अमाइनो एसिड से प्रोटोन लेके बफर के तौर पे एक्ट करता है? जो हाइड्रोजन आयन होता है वो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड जिसमें आपका हिस्टिडीन आता है उससे अमाइनो एसिड लेके और एज अ बफर के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें आपका हिस्टिडीन आता है, हॉल इसका निमोनिक है, आर्जिनिन आता है और साथ लाइसिन आता है। और जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ल्यूसीन और लाइसिन होते हैं। नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड आपका एस्पार्टेट होता है और ग्लूटामेट होता है। और DNA के अंदर भी हिस्टिडीन होती है, DNA के अंदर भी हिस्टिडीन होती है और हीमोग्लोबिन भी हिस्टिडीन से प्रोटोन लेके और बफर के तौर पर काम करता है। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, मिथ्योनिन से हमारे पास होमोसिस्टीन ब्लड के अंदर आता है। थायरोक्सिन जो होती है वो टायरोसिन से ड्राइव होती है, T से थायरोसिन एंड T से थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन आपका थायराइड हार्मोन होता है वो टायरोसिन से बनता है। सेल इंजरी के अंदर ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है। अमाइनो एसिड जिसका नेगेटिव चार्ज होता है वो एस्पार्टेट होता है और ग्लूटामेट, ठीक है। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। सेल इंजरी के अंदर जो होता है ना वो ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है और कॉलिन की वजह से सेल की इंजरी हो जाती है। कॉलिन सेल इंजरी कराता है और ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से सेल इंजरी होती है। जो लेप्टिन हार्मोन होता है वो आपके ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। थ्रियोनिन के अंदर कोई सल्फा ग्रुप नहीं होता है और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। जो थ्रियोनिन है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है और इसमें कोई सल्फा ग्रुप नहीं होता है। ST से याद रख लें कि जो थ्रियोनिन होता है उसके अंदर कोई भी सल्फा ग्रुप नहीं होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आपका सिस्टीन और मिथ्योनिन होता है। और हमने पढ़ा था कि जो मिथ्योनिन होता है ना वो होमोसिस्टीन भी कराता है ब्लड के अंदर। मिथ्योनिन से होमोसिस्टीन बन जाता है ब्लड के अंदर और मिथ्योनिन जो है वो
सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और जो थ्रेओनिन है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है और उसके अंदर सल्फर ग्रुप नहीं होता है। और जो मेलाटोनिन का डेरिवेटिव है दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। MT से याद रख लेना है कि जो मेलाटोनिन है ना वो ट्रिप्टोफैन से का डेरिवेटिव, मेलाटोनिन ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। लाइसिन डिफेक्टिव होगा तो आपको रीनल स्टोन्स बन जाते हैं, और लाइसिन और ल्यूसिन जो होते हैं वो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है ट्रिप्टोफैन का, और ट्रिप्टोफैन से ही आपका मेलाटोनिन डिराइव्ड होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और इसमें आता है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट जो था हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी होता है। जो टायरोसिन होता है ना, एक तो वो क्या करता है कैटेकोलामीन्स की भी सिंथेसिस करता है, टायरोसिन जो होता है वो थायरोक्सिन को भी डिराइव करता है। नॉरएपिनेफ्रिन भी टायरोसिन से आती है, और जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो भी टायरोसिन से आते हैं, और कैटेकोलामीन्स भी टायरोसिन से आती हैं। जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड दैट इज़ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड भी है, और साथ ही ये पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। ठीक है, ग्लूकोजेनिक भी होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टिडीन का, आर्जिनिन का और लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो लाइसिन है वो कीटोजेनिक भी है। नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आता है। DNA जो होता है उसके अंदर हिस्टिडीन होता है। जो ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट किसी को जेनेटिक डिफेक्ट है और फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है या फिर रिड्यूस पेनिट्रेंस है। ओबेसिटी को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि वुमेन्स के अंदर अगर 25% से ज़्यादा अगर उसका बॉडी वेट फैट्स होगा तो हम कहेंगे कि ओबेसिटी है। अगर 25% ज़्यादा आपका बॉडी वेट जो फैट्स है दैट मीन्स के ओबेसिटी है। सेम सबस्ट्रेट जो HMP शंट का भी है, ग्लाइकोजेनेसिस का भी है और ग्लाइकोलिसिस का भी है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन जिसमें होती है, और HMP शंट के अंदर जो सेम सबस्ट्रेट होता है वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेटोल है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस का ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस का जो सेम सबस्ट्रेट है दैट इज़ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस का और ग्लूकोनियोजेनेसिस का सेम सबस्ट्रेट जो होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट होता है। RBCs के साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होती हैं और दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स थी वो RBCs के साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी साइटोप्लाज्म ऑफ द RBCs के अंदर होती है। क्रिगलर नजर टाइप 2 जो सिंड्रोम होता है इसमें UDP ग्लूकोनोजाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रिगलर नजर टाइप 2 सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, UDP ग्लूकोनोजाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज डायरेक्टली रिलेटेड होती है LDL टाइप C रिसेप्टर्स के साथ। जो टाइप 1 लाइपोप्रोटीनीमिया होता है इसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की LPL की डेफिशिएंसी हो जाती है। टाइप 1 लाइपोप्रोटीनीमिया के अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि विटामिन A की डेफिशिएंसी होगी। विटामिन A की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है। और हमने पढ़ा था विटामिन A की डेफिशिएंसी के अंदर आपको बीटा स्पॉट्स भी मिलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। कॉर्निया का स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है क्योंकि जो बेसिकली विटामिन A होता है वह हमारी एपिथेलियम की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा होता है। और ये टेराटोजेनिक भी होता है जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और कॉर्निया की डिजनरेशन भी कराता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस भी कराता है। 40 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज़ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राइन्यूक्लाइड्स। जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है ना इसमें रिपीट सीक्वेंस होते हैं ट्राइन्यूक्लाइड्स के, इसमें CGG और सीक्वेंस होते हैं और ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एक्स से नाम रख लें कि एक्स लिंक डोमिनेंट है, और इसमें CGG के जो वो ट्राइन्यूक्लाइड्स के रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। जो हंटिंगटन डिजीज़ होती है इसमें कैग और के सीक्वेंस होंगे, CAG के सीक्वेंस होंगे और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। और जो फ्राइड्रिचसन एटेक्सिया होता है इसमें GAA के रिपीट्स होते हैं और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और जो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी होती है ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, और इसमें CTG के जो है वो ट्राइन्यूक्लाइड्स रिपीट्स होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है और मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, फ्राइड्रिचसन एटेक्सिया और हंटिंगटन डिजीज, इन सब के अंदर ट्राइन्यूक्लाइड सीक्वेंस का रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो में सिर्फ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम दिया हुआ था जिसमें CGG के रिपीट्स होते हैं और ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। कॉलिन जो होता है ना स्फिंगोमाइलिन का कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है ना इसमें RNA का अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ RNA होता है, एक क्रॉनिक स्मोकर था और अब वो साइनोस्ड हो गया है क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल ज़्यादा हो गए हैं। साइनोसिस जो होती है ना हमेशा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है। कलर ब्लाइंडनेस हो गई है पेशेंट को और वो ग्रीन और रेड में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ ड्यूटेनोपिया। ड्यूटेनोपिया के अंदर आपको ग्रीन नज़र नहीं आता है, आप ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। और अगर आप रेड और ब्लू कलर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज़ प्रोटोनोपिया। अगर आपको ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा है तो दैट इज़ ड्यूटेनोपिया। मैकार्डल डिजीज़ के अंदर मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। MM से याद रख लेना है कि मैकार्डल डिजीज़ के अंदर मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी। जो वॉन जग की डिजीज़ होती है उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। और वॉन जग की डिजीज़ के अंदर हम कहते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के पॉलीमर्स लेगा लेकिन ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को अवॉइड करेगा। जो पॉम्पिस डिजीज़ होती है उसमें अल्फा 1 4 ग्लूकोसिडेज
या 1,6 ग्लूकोसिडेज की 1,4 ग्लूकोसिडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसे एसिड माल्टेज भी कहते हैं। कॉरी डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास 1,6 ग्लूकोसिडेज की या 4 अल्फा डी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेज की डेफिशिएंसी होगी। हमारे पास मैकॉर्डल डिजीज़ के अंदर मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होती है। मसल ग्लाइकोजन मायोफॉस्फोराइलेज या फिर मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होती है मैकॉर्डल्स डिजीज़ के अंदर। जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया टाइप 1 होता है, इसमें काइलोमाइक्रॉन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो जाता है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया टाइप 1 के अंदर काइलोमाइक्रॉन्स, टैग्स और कोलेस्ट्रॉल तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, CTC से याद रख लेना है कि जो काइलोमाइक्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, टैग्स भी ज़्यादा होंगे और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो जाता है टाइप 1 हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के अंदर। एपोप्रोटीन ए जो होती है वो HDL का कंपोनेंट होती है। एपोप्रोटीन A1 और A2 ये HDL के अंदर होती हैं। जो एपोप्रोटीन B100 होती है वो LDL और VLDL के अंदर होती है। जो 48 होती है वो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होती है। जो C1 होती है वो काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL के अंदर होती है। जो एपोप्रोटीन E होती है वो काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL और LDL के अंदर होती है। अब काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर 48 है, C1 है और E है। जो 100 वाली है वो LDL के अंदर होती है और जो 1 और 2 होती हैं वो HDL के अंदर होती हैं। ठीक है, जो एपोप्रोटीन A है ना, A वाली याद रखनी है कि वो HDL के अंदर है। जो B वाली हैं वो आपकी LDL के अंदर और काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर है। जो C है वो काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL के अंदर है और जो E है वो काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL इन सब के अंदर होती है। लेकिन जो A है ना, A आपकी HDL के अंदर होगी। अब विच टाइप ऑफ एलर-डैनियल्स सिंड्रोम जो हम ऑटोसोमल रिसेसिवली इनहेरिट करते हैं, जो इसकी कीफोस्कोलियोटिक टाइप होती है एलर-डैनियल सिंड्रोम की, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, कीफोस्कोलियोटिव जो इसकी एलर-डैनियल सिंड्रोम की जो टाइप होती है वो कीफोस्कोलियोटिव टाइप जो होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है मेंटल रिटार्डेशन की वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। हमने पढ़ा था जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है इसमें ट्राइन्यूक्लाइड रिपीट होता है CGG का और ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है मेंटल रिटार्डेशन की वो भी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। इनहेरिटेड कॉज जो होती है ना मेंटल रिटार्डेशन की वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। लेकिन जो जेनेटिक कॉज होगी ना वो आपका डाउन सिंड्रोम है। अगर तो जेनेटिक कॉज पूछा हुआ होगा तो जो डाउन सिंड्रोम, लेकिन अगर इनहेरिटेड कॉज पूछा हुआ है तो फिर आपने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को सिलेक्ट करना है। ओवरऑल डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है मेंटल रिटार्डेशन की। डाउन सिंड्रोम का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को सिलेक्ट किया है। सेल वॉल के लिपिड सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल के अंदर। अब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एंटीनेटल विजिट के ऊपर आई है तो उसका हीमोग्लोबिन 7 था। उसको आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं और उसे हम ये कहेंगे कि सिट्रस फ्रूट्स के साथ आयरन सप्लीमेंट्स लें क्योंकि जो विटामिन C होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। जो मोस्ट अबंडेंट ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था जो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर टैग सबसे ज़्यादा होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो HDL होता है उसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती हैं और जो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है वो LDL के अंदर ज़्यादा होता है। LDL के अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है, काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर टैग सबसे ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन सबसे ज़्यादा HDL के अंदर होती हैं। हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर लेके जाता है, दैट इज़ LDL। जो LDL होता है ना वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को निकाल के आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर लेके चला जाता है। अब जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं ना वो ट्राइग्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर लेके जाते हैं। जो VLDL होता है वो लिवर से टैग्स को लेके पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर लेके जाएगा। ठीक, काइलोमाइक्रॉन्स ने क्या करना है, डाइटरी टैग्स को लेके जाना है पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। और जो VLDL होता है वो हेपाटिक ट्राइग्लिसराइड्स को लेके जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। जो IDL होता है वो टैग्स को डिलीवर करता है, कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर करता है, लिवर की तरफ लेके जाता है जो IDL होता है। जो LDL होता है वो हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, पहले टैग्स जा रहे थे अब कोलेस्ट्रॉल हो गया। जो LDL है वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर लेके जाएगा। और जो HDL होता है वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कराता है, वो कि वो पेरिफेरी से सारा कोलेस्ट्रॉल निकाल के दोबारा से लिवर के अंदर लेके जाता है। 54 के अंदर दिया हुआ है कि जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस होती है ना, डिफेक्टिव जीन जो इन्वॉल्व होता है DNA रिपेयर के अंदर, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अगर तो डिफेक्टिव जीन्स होंगे, जीन अगर आपके डिफेक्टिव हो गए हैं तो जो कि DNA रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के अंदर जो DNA रिपेयर जीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होगा कि जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जो कि DNA रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो जीन्स डिफेक्टिव हो जाते हैं जो DNA की रिपेयर कराते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए हमें विटामिन B1 या थायमिन चाहिए होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि CT से याद रख लेना है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए आपको थायमिन चाहिए होता है। प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें विटामिन B2 राइबोफ्लेविन चाहिए होता है और बायोटिन विटामिन B7 चाहिए होता है लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए। LB से याद रख लेना है लिपिड्स के लिए बायोटिन, ठीक है, LB। प्रोटीन्स के लिए PR से याद रख लेना है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और विटामिन B1 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है। उसके बाद दिया हुआ है 56 में मैकर्डल्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है, लो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस जो होती है वो एक्स लिंक रिसेसिव होती है। एक्स क्रोमोसोम मेल्स के अंदर हेमीज़ाइगस होता है
मदर मिल्क को प्रेफर करते हैं काउ मिल्क के ऊपर, क्योंकि मदर मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होती हैं। पेशेंट का जो है ना फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स हैं, गम से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग लाइकली क्योंकि स्कर्वी की वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल के अंदर होती है। जो ग्लाइकोलिसिस या फैटी एसिड की सिंथेसिस, जो एचएमपी शंट और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सब साइटोसोल के अंदर होती है। साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस भी होती है, फैटी एसिड की सिंथेसिस भी होती है, एचएमपी शंट भी साइटोसोल के अंदर होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी साइटोसोल के अंदर होती है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कंप्लीट मोनोसोमी होती है, 45X होता है पैटर्न, और कंप्लीट मोनोसोमी होती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। वॉन जर्की डिजीज़ के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है। वॉन जर्की डिजीज़ के अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ग्लूकोज या ग्लूकोज के पॉलीमर्स लेगा, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को अवॉइड करेगा। हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए से कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेगा।